सो आज के जो हमारे टॉपिक्स हैं उसके लिए थोड़ा सा वेट करेंगे। उससे पहले हमें क्या करना है, न्यू फोल्डर नेम्ड डे 28 एंड इसको ओपन करेंगे कहाँ, वी एस कोड के अंदर, ओपन विद विजुअल स्टूडियो कोड। बहुत सारे तरीके हैं वी एस कोड के अंदर ओपन करने के फाइल को, फोल्डर को, बट हमने कौन सा तरीका यूज़ किया जो फोल्डर से हम कर सकते हैं। तो एक index.html नाम की फ़ाइल बना लेंगे एंड एक script.js नाम की। script.js क्यों बना रहे हैं, क्योंकि जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं। और index.html को बताना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या है, एक script.js एग्जिस्ट करती है। कैसे बताएंगे, हेड टैग के अंदर हम लिखेंगे स्क्रिप्ट टैग, इसका एक एट्रीब्यूट होता है एसआरसी के अंदर हमें लिखना पड़ेगा script.js, और बॉडी का बैकग्राउंड कलर में कर दूंगा क्या, ब्लैक, ताकि आंखों में चुभे ना हो। एंड देन यहाँ से हम इसको कर देंगे गो लाइव। फाइन, तो इस तरीके का पेज आ जाएगा। अब जावास्क्रिप्ट का आउटपुट देखने के लिए क्या करना पड़ता है, मुझे कंसोल ओपन करना पड़ेगा। कंसोल कैसे ओपन होगा, डेवलपर टूल से। डेवलपर टूल कैसे ओपन होंगे, राइट क्लिक, इंस्पेक्ट, देन फर्स्ट में आता है आपका ये एलिमेंट्स वाला, आपको जाना है सेकंड वाले में कंसोल। ओके, और यहाँ पे आप जो भी जावास्क्रिप्ट के अंदर लिखोगे उसका आउटपुट आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो अगर इस कंसोल के अंदर मुझे कुछ प्रिंट करवाना है, जैसे यहाँ पे लिख के आना चाहिए जैसे हे देयर, तो कैसे करेंगे, व्हाट इज़ द वे कि यहाँ पे हे देयर लिख के आना चाहिए। अभी तो कुछ नहीं आ रहा है, जैसे इसको हटा देते हैं, यहाँ पे लिख के आना चाहिए हे देयर। क्या है तरीका बताओ, यूजिंग दिस जावास्क्रिप्ट फाइल, जो जावास्क्रिप्ट की फाइल मैंने बनाई है इसकी हेल्प से। कैसे होगा बताओ एनीवन, कि कंसोल के अंदर कोई चीज़ प्रिंट करनी है, कैसे करते हैं, कंसोल डॉट लॉग। ग्रेट, तो क्या है हमारे पास तरीका, हम लिखते हैं कंसोल डॉट लॉग हे देयर। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग के अंदर आप एक स्ट्रिंग लिख देते हो जिसके अंदर आपने लिखा है हे देयर, तो वो चीज़ एग्जैक्टली यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी जो भी कंसोल डॉट लॉग के अंदर लिखी हुई है। ओके, तो जो आज के टॉपिक्स है वो हैं फंक्शंस एंड लूप्स। तो पहला जो हमारा रहेगा वो है लूप्स। तो लूप से पहले लूप्स हमारे पास एग्जिस्ट क्यों करते हैं वो समझते हैं। तो मान लो मुझे क्या करना है, अब ये हे देयर मुझे 5 बार प्रिंट करना है जैसे, तो कैसे करेंगे, अगर हे देयर 5 बार प्रिंट करना है तो कैसे करेंगे, हे देयर मुझे प्रिंट करना है 5 बार। बेसिकली क्वेश्चन इज दिस कि ये हे देयर जैसे अभी 1 बार है, 5 बार आना चाहिए, कैसे होगा बताओ। कोई भी आंसर हो सकता है आपका जो आपको लगे कि हाँ ऐसा कर सकते हैं। फटाफट कोई अप्रोच तो आ रही होगी ना माइंड में, तो वही अप्रोच बतानी। देखो आंसर होना ज़रूरी है, सही आंसर होना ज़रूरी नहीं है। अगर सिर्फ मैं ही बोलता रहा यहाँ से आपका कोई आंसर नहीं आया तो इस क्लास का कोई मतलब नहीं है। लूप्स से, ओके, लूप्स लेकिन अभी तक तो हमने पढ़े ही नहीं ना, लूप्स हमने अभी तक पढ़े ही नहीं है। विदाउट लूप्स कैसे करोगे, लूप्स से तो हम करेंगे, दैट इज़ आवर प्रॉब्लम, कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लूप्स लेके आए। बट अगर लूप्स नहीं होते तब हम क्या करते हैं, बताओ। आंसर नहीं देते हो आप लोग। इफ एल्स, नो, वाई इफ एल्स, मुझे 5 बार प्रिंट करना है ना, तो मैं क्या करूँगा, इस चीज़ को 5 बार रिपीट नहीं करूँगा। इसको मैंने कंट्रोल सी कर दिया, 1 बार 2 बार, इस तरीके से 5 बार कर दूंगा, तो 5 बार कंसोल डॉट लॉग नहीं लिखूँगा, 5 बार आ जाएगा यहाँ पे। ऐसे ही तो करूँगा, इफ एल्स कहाँ से आ गया इसमें, देखो। तो सिंपली मुझे जितनी बार प्रिंट करवाना है उतनी बार मैं लिख दूंगा कंसोल डॉट लॉग। ये तो 5 बार हो गया। इसी तरीके से अगर मुझे 500 बार प्रिंट करवाना होता तो 500 बार लिखना पड़ता। तो ये क्या है, एक रिपीटेटिव टास्क है। इफ़ एन इज इक्वल टू 2, नहीं, इससे क्या होगा, इससे तो कुछ भी नहीं होगा ना, जब एन की वैल्यू 2 होगी तब प्रिंट होगा, तो दैट डजेंट मेक सेंस। तो बेसिकली मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम है कि एक ही चीज़ को मुझे बार बार लिखना पड़ रहा है। और प्रोग्रामिंग के अंदर एक प्रिंसिपल होता है जिसको हम बोलते हैं ड्राई प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं, ड्राई प्रिंसिपल। ड्राई की फुल फॉर्म क्या होती है कि डोंट रिपीट योर सेल्फ, कि अगर आपने एक बार कोई कोड लिख दिया है, कोई कोड की लाइन लिखी हो, तो उसको बार बार रिपीट मत करो। मतलब अगर एक जैसा लॉजिक है तो उसके लिए कुछ ऐसा करो कि आपको रिपीट ना करना पड़े चीज़ों को। जैसा भी क्या है, देखो कंसोल डॉट लॉग हे देयर, एग्जैक्टली सेम लाइन से मैंने कितनी बार लिख दिया, 5 बार लिख दिया। तो ड्राई प्रिंसिपल ये कहता है कि ऐसा मत करो, आप कुछ ऐसा तरीका निकालो या फिर कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस फॉलो करो जिसकी हेल्प से आपको ये ना करना पड़े। तो लूप एग्जैक्टली इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है कि अगर कोई काम बार बार हो रहा है तो उसको आप किस तरीके से ईजिली कर सकते हो। तो लूप्स हमारे पास मल्टीपल तरीके के होते हैं। पहला लूप जो हमारा होता है वो होता है फॉर लूप। कौन सा लूप होता है, फॉर लूप। और इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से देखना है,
अगर आप कोई सी भी लैंग्वेज सीख रहे हो उसके अंदर लूप्स होंगे ही होंगे। तो हम जावास्क्रिप्ट के लूप्स पढ़ रहे हैं, तो पहला लूप हमारा कौन सा है, फॉर लूप। सिंटैक्स क्या होगा, मतलब लिखते कैसे हैं, कुछ इस तरीके से मैं लिखूँगा फॉर, उसके बाद लगाऊंगा कर्ली ब्रैकेट्स, सॉरी कर्ली ब्रैकेट्स नहीं, नॉर्मल पैरेंथेसिस या फिर नॉर्मल ब्रैकेट्स, राउंडेड ब्रैकेट, जो भी आपको कहना है। उसके बाद इसके अंदर तीन चीज़ें आती हैं, ठीक है, क्या आती हैं, तीन चीज़ें। पहला होता है काउंटर, ठीक है, या फिर इनिशियलाइजेशन कह सकते हो आप इसको। दूसरा होता है आपका क्या, कंडीशन। तीसरा होता है आपका इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट। इसको समझते हैं। देखो पहली चीज़, एक काउंटर आपको चाहिए। जैसे हमारे पास एक वेरिएबल होता है, एक वेरिएबल बना लेता हूँ मैं, अभी सारी चीज़ें कनेक्ट करेंगे बाद में। मैंने एक वेरिएबल बना लिया, लेट आई इज इक्वल टू 0, कि मुझे कोई चीज़ 5 बार प्रिंट करनी थी, हेदर 5 बार प्रिंट करना था। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा जैसे सिर्फ आई कैसे वर्क करना चाहिए, या फिर देखते हैं, चलो जो भी होगा। बेसिकली आपको एक यहाँ पे वेरिएबल चाहिए। अब वो क्यों चाहिए अभी आपको समझ में आएगा। अगली चीज़ कंडीशन, कंडीशन क्यों देनी है ये भी समझ लो। पहले मैं कंडीशन लिख लेता हूँ, मैं लिख देता हूँ आई लेस देन 5। उसके बाद इंक्रीमेंट या फिर, और ये आपको लगाना है पूरा कोलन, ठीक है, सेमी कोलन नहीं लगाना है, पूरा कोलन लगाना है। और यहाँ पे लिख दो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। हमने पढ़ा था ना कि अगर आपको एक से इंक्रीमेंट करना है तो कैसे करते थे हम, आई प्लस प्लस, प्लस प्लस आपको याद होगा क्या करता है, वैल्यू को एक से इंक्रीज़ कर देता है। या फिर आप आई प्लस इज इक्वल टू 1 भी लिख सकते हो, जो आपकी इच्छा है, बट आई प्लस प्लस से भी काम हो जाएगा। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स। अब इसके अंदर मैं लिख देता हूँ कंसोल डॉट लॉग हे देयर। अब देखो बाकी जो मेरी सारी की सारी कमेंटेड हैं, सिर्फ ये 3 लाइन्स मैंने लिखी हुई हैं, 4 लाइन्स लिखी हुई हैं। तो इसकी हेल्प से क्या होगा, देखो हे देयर यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, इसका मतलब है 5 बार प्रिंट हो रहा है। वो बार बार दिखा नहीं रहा है कंसोल के अंदर, बट ये 5 का मतलब होता है कि ये 5 बार एक्चुअल में प्रिंट हो चुका है, ठीक है। ये जो आप सामने 5 देख रहे हो, इसका मतलब क्या होगा कि 5 बार प्रिंट हुआ। कैसे हुआ 5 बार प्रिंट, यूजिंग सिर्फ 3 लाइन्स, ठीक है। अब इन 3 लाइन्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ध्यान से देखना। सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल बनाया, इसको आप कह सकते हो काउंटर, काउंटर या फिर काउंटर वेरिएबल। अब इस काउंटर वेरिएबल का काम क्या होता है ना, इसको हम एक एक करके इंक्रीज़ करवाते हैं। इंक्रीज़ क्यों करवाते हैं, लूप को चलवाने के लिए। क्यों चलाना है लूप को, ताकि मैं बार बार सेम काम को कर सकूँ। देखो यहाँ पे कंडीशन आपको दिख रही होगी कि आई लेस देन 5, क्या किया मैंने, आई लेस देन 5, ठीक है, आई लेस देन 5। अभी आई की वैल्यू कितनी है, आई इज इक्वल टू 0 है। और देखो फिर ये लूप जितनी बार भी आप चलेगा, ये कब तक चलेगा, जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं होगी। और कंडीशन फॉल्स कैसे होती है, जब भी इस आई की, देखो आई की वैल्यू मैं कैसे इंक्रीज़ कर रहा हूँ, आई को मैं एक एक करके इंक्रीज़ करता जा रहा हूँ। मतलब पहले आई की वैल्यू 0 होगी, फिर आई की वैल्यू 1 होगी, फिर आई की वैल्यू 2 होगी, फिर आई की वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी, फिर आई की वैल्यू 4 होगी, फिर आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। इस तरीके से चलती रहेगी हमारी आई की वैल्यू। कब तक चलेगी, जब तक ये कंडीशन मेरी फॉल्स नहीं हो जाती। इसका फ्लो समझो आप। देखो पहली चीज़ तो हमारा लूप यहाँ पे जाता है फॉर आई। फॉर आई का मतलब क्या है कि जो हमारा आई वेरिएबल है, इसको आपको वॉच करना है कि इस आई के हिसाब से आपको चलना है आगे। देखो अभी आई की वैल्यू कितनी होगी, 0। उसके बाद ये कंडीशन चेक होती है कि क्या आई लेस देन 5, आई की वैल्यू कितनी है, 0 लेस देन 5। तो क्या 0 लेस देन 5 है, यहाँ पे चेक करो कि क्या 0 लेस देन 5, तो 0 तो ऑब्वियसली लेस देन 5। तो अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो आप यहाँ पे नहीं जाते हो पहले, ठीक है, पहले यहाँ नहीं जाएगा, पहले आओगे आप इसके अंदर, इस लूप के अंदर जो भी लिखा हुआ है यहाँ पे, तो वो प्रिंट हो जाएगा, कंसोल डॉट लॉग हे देयर प्रिंट हो गया। उसके बाद क्योंकि ये लूप है, तो लूप ऐसा नहीं करता कि इसके बाद यहाँ वाली लाइन में आ जाएगा, यहाँ नहीं आएगा। ये कहाँ आएगा पहले, क्योंकि लूप है तो ये वापस इसी लाइन पे चले जाता है, वापस 18वीं लाइन पे जाएगा और फिर से चेक करेगा कंडीशन को। अब 18वीं लाइन पे जाने से पहले वो क्या करेगा, आई की वैल्यू 1 से इंक्रीज़ कर देगा। फ्लो क्या रहा हमारा, पहले यहाँ पे गया, उसके बाद कंडीशन चेक हुई, उसके बाद इसके अंदर आया, देन यहाँ पे चलेगा, हम आई की वैल्यू को 1 से इंक्रीज़ कर दिया। तो अब आई की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई, ठीक है, 1 हुई। अगेन हमारी कंडीशन चेक होगी, अब आई की वैल्यू कितनी है, 1। तो क्या 1 लेस देन 5, हाँ 1 लेस देन 5 होता है। फिर से अंदर आ गए, कंसोल डॉट लॉग हे देयर प्रिंट हो गया। कितनी बार प्रिंट हो गया, अब 2 बार। फिर से आई की वैल्यू 1 बार इंक्रीज़ हो गई। तो इस तरीके से चलता रहेगा। तो बेसिक समझ में आ रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है लूप के अंदर, यस और नो, कि लूप के अंदर चल क्या रहा है, समझ में आ रहा है। अभी हम लूप ही करेंगे आगे भी, बट क्या बेसिक समझ में आ रहा है आपको कि एक बड़े लेवल पे क्या हो रहा है या फिर एक बहुत एक्सट्रैक्ट लेवल पे क्या हो रहा है। ठीक है, थोड़ा और समझते हैं इसको। ओके, पहले यहाँ पे हम आएंगे, एक हमें काउंटर बनाना होता है। काउंटर हमारा कौन है इस केस में, आई है हमारा, कि आई की वैल्यू इनिशियली 0 होगी, एक एक करके हम इंक्रीज़ करते रहेंगे उसको। देन हमारी कंडीशन चेक होगी यहाँ पे। तो कंडीशन कब तक चेक होगी, देखो अब आई की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई थी। 1 के बाद आई की वैल्यू 2 होगी, तो 2 में भी कंडीशन हमारी ट्रू रहेगी।
2 के बाद हमारी वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी। 3 में भी कंडीशन ट्रू रहेगी क्योंकि 3 लेस देन 5 होता है। 4 लेस देन 5, हाँ 4 भी लेस देन 5। क्या 5 लेस देन 5 होगा? 5 लेस देन 5 होता है? नहीं होता है, क्योंकि 5 तो इक्वल टू 5 होता है ना, लेस देन थोड़ी होता है। तो क्या होगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होती है तो क्या होता है, आप लूप से बाहर आ जाते हो। लूप से बाहर मतलब ये इस कर्ली ब्रैकेट से बाहर, और जो भी उसकी नेक्स्ट लाइन होगी वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। दैट मीन्स नीचे आ गया, प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे देखो, तो 5 बार प्रिंट हुआ, देन आया, नीचे आ गया। इस तरीके से चलता है हमारा लूप। तो इसका फ्लो समझना है। फ्लो क्या रहता है, पहले आपका एक काउंटर बन जाएगा। काउंटर हमारा, जैसे हमने आई बनाया हमारे केस में, कुछ भी बना सकते हो आप, आई जे के एल एम, जो बनाना आपकी इच्छा है। तो ये काउंटर क्या करता है, एक एक करके हम इसकी वैल्यू इंक्रीज करते हैं। ओके, देन हम अपनी कंडीशन को चेक करते हैं कि कंडीशन हमारी क्या है। आई लेस देन 5 मैंने लिख दिया, और आई को हम क्या कर रहे हैं, एक एक करके इंक्रीज कर रहे हैं। तो एक कंडीशन ऐसी आएगी जब हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, और जैसी कंडीशन फॉल्स होती है हम बाहर आ जाते हैं इस तरीके से। और अगर आपको देखना है आई की वैल्यू इंक्रीज हो रही है नहीं हो रही है, तो आप ऐसा कर सकते हो, यहाँ पे आई लिख दो कि आई की वैल्यू किस तरीके से इंक्रीज हो रही है। तो आपको दिखेगा 0 1 2 3 4, जो हमने यहाँ पे लिखा था 0 1 2 3 4, इस तरीके से इंक्रीज होती जाएगी। 5 क्यों नहीं आया, क्योंकि जैसे आई की वैल्यू 5 होती है कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाती है और आप आ जाते हो बाहर, और यहाँ पे प्रिंट हो गया, नीचे आ गया। तो इस तरीके से आई की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। अब जैसी जब ये कंडीशन ट्रू होगी ना, आप इस लूप के अंदर आओगे ही आओगे। अब इस लूप के अंदर आप कुछ भी लिख दो जो आपकी इच्छा है, वो उतनी बार एग्जीक्यूट हो जाएगा। हमारे केस में हम लूप के अंदर कितनी बार आए, 5 बार आए। तो और 5 बार हमने क्या किया, ये नंबर ही प्रिंट करवा दिया अभी। तो फिर जो भी आपको काम करवाना है वो आप करवा सकते हो यूजिंग दिस लूप। ओके, और ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कंडीशन नहीं लगाओगे या फिर कुछ गलत कंडीशन लगा देते हो आप, जिससे कि ये कभी फॉल्स ही नहीं होगा, तो उस केस में प्रॉब्लम हो जाएगी। मान लो मैंने कंडीशन ऐसी लिख दी कि 0 लेस देन 5, क्या कर दिया मैंने, 0 लेस देन 5, तो क्या होगा देखो, ये चलता रहेगा और आपका लैपटॉप क्रैश हो सकता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। क्या हो जाएगा, लैपटॉप क्रैश हो जाएगा, जिसमें भी कर रहे हो वो क्रैश हो जाएगा। तो कॉलेज की लैब में जाना है, वहाँ पे इन्फिनाइट लूप चला के आ जाना है। इन्फिनाइट लूप कैसे चलेगा, कुछ ऐसे, इस कंडीशन को ऐसा बना दो कि कभी फॉल्स हो ही ना। अब कभी फॉल्स ही नहीं होगी तो हमेशा इसी में फंसे रहोगे। 18वीं लाइन पे गया, 19वीं लाइन एग्जीक्यूट हुई, आई की वैल्यू 1 से इंक्रीज हुई, बट इससे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। कंडीशन क्या है मेरी, 0 लेस देन 5। 0 लेस देन 5 तो हमेशा ही ट्रू है ना, 0 तो 5 से छोटा ही रहेगा हमेशा, आई से इसका कुछ लेना देना ही नहीं। तो कंडीशन अगर हमेशा ट्रू है तो क्या होगा, वो लूप हमेशा चलता रहेगा और मेमोरी हमारी फिल हो जाती है। पहले आपका लैपटॉप लैग करेगा, उसके बाद बंद हो जाएगा, और जितनी भी उसके अंदर मेमोरी है उस हिसाब से चलेगा वो। ओके, तो क्या लूप समझ में आया सभी के? और इन्फिनाइट लूप नहीं चलाना है, अगेन बता रहा हूँ, बहुत प्रॉब्लम में आ जाओगे। प्रॉब्लम में तो क्या आ जाओगे, मतलब लैपटॉप बंद हो जाएगा, दोबारा ओपन करना पड़ेगा। जैसे वो फाइल मैंने बंद कर दी अभी, क्योंकि अगर मैं फाइल ओपन रखता तो मुझे क्लास बंद करनी पड़ जाती, क्योंकि लैपटॉप हैंग हो जाता, मैं कुछ कर ही नहीं पाता। तो इसको सही कर लेते हैं। तो कंडीशन ऐसी रखो जिससे क्या हो कि वो कभी ना कभी फॉल्स हो जाए। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा आई लेस देन 5, और आई की वैल्यू क्या करेंगे, कभी ना कभी तो इंक्रीज हो ही रही है। कभी क्या होगा, 5 भी होगी, तो 5 लेस देन 5 में क्या होगा, फॉल्स हो जाएगी। क्लियर है? सभी लोग बता दो एक बार, क्या लूप क्लियर है सभी को? फटाफट सभी लोग। और ये प्रैक्टिस से ही आएगा। देखो थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट है आई नो, बट क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ओके, अब इसका एक रियल यूज़ केस देख लेते हैं। रियल यूज़ केस क्या है? हाँ, अगर आपको किसी नंबर की टेबल प्रिंट करनी है, जैसे क्या करना है, किसी नंबर की टेबल प्रिंट करनी है, तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर मुझे किसी नंबर की टेबल प्रिंट करनी है तो लूप कितनी बार चलेगा, बताओ कितनी बार चलेगा लूप? अगर मुझे किसी नंबर की टेबल प्रिंट करनी है तो कितनी बार चलेगा लूप? दस बार चलेगा, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि टेबल्स कहाँ तक होती है, 10 तक होती है। 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, इस तरीके से। तो हम क्या करेंगे, लूप को 10 बार चलाएंगे। तो इतना आपके समझ में आ रहा होगा कि एक ऐसी कंडीशन बनेगी जिसमें कि हमारा क्या होगा, कुछ इस तरह की कंडीशन होगी ना कि आई लेस देन 10 या फिर आई लेस देन इज इक्वल टू 10, इस तरह की कुछ कंडीशन बनेगी। ओके, तो सिंटैक्स अपना वो ही रहेगा, फॉर, और एक काउंटर बना लेते हैं। काउंटर हमारा मैं लिख देता हूँ लेट आई इज इक्वल टू, और आप ऐसे भी कर सकते हो, या तो लेट आई इज इक्वल टू 0 ऊपर लिख लो, या फिर लूप के अंदर भी लिख सकते हो जहाँ आपकी इच्छा हो। ओके, मैंने अभी अंदर ही लिख दिया कि लेट आई इज इक्वल टू 0। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि लूप को मुझे 0 से स्टार्ट करना चाहिए या फिर 1 से स्टार्ट करना चाहिए? मैं टेबल प्रिंट करवाऊँगा।
वन से स्टार्ट करना चाहिए ऑब्वियसली। क्यों? क्योंकि ऐसा टेबल तो आपने कहीं पढ़ा नहीं होगा कि 2 zeros are 0, क्योंकि किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 ही आएगा। तो 0 से स्टार्ट करने का कोई पॉइंट नहीं, हम स्टार्ट करेंगे 1 से। अब क्यों करेंगे अभी समझ में आ जाएगा। और कंडीशन हमने बनाई ली थी कि i लेस देन इज इक्वल टू 10। अब यहाँ पे होगा क्या, देखो i हमारा कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से, 2 3 4 इस तरीके से चलेगा। और i को हम इंक्रीज़ करेंगे एक एक करके। क्या करेंगे, एक एक करके i को इंक्रीज़ करेंगे। सबसे पहले तो हम i की वैल्यू को एक बार प्रिंट करके देख लेते हैं क्या होगा। अब फ्लो समझो, i की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी, कंडीशन चेक होगी, अंदर आएंगे, उसके बाद हमारी वैल्यू इंक्रीज़ होती है। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि पहले i हमारा 1 हो गया, फिर कंडीशन चेक हुई, फिर i इंक्रीज़ हो गया, ऐसा नहीं होता है। पहले ये चीज़ आ जाती है हमारी i, उसके बाद कंडीशन चेक होती है, फिर हम अंदर आते हैं, उसके बाद हमारी i की वैल्यू एक से इंक्रीज़ होती है। ठीक हो गया। तो क्या होगा अभी हमारे केस में, इसको मैं ओपन कर देता हूँ। यहाँ पे क्या था हमारा, जस्ट अ सेकेंड, गो लाइव। ओके, तो क्या होगा, अब ये इसका कंसोल ओपन में कर देता हूँ। तो 1 से 10 तक हमारा प्रिंट हो गया। अब देखो, अब हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा यहाँ से। अच्छा, यहाँ से आप टेबल प्रिंट करने का प्रोग्राम बना सकते हो इसको। अब 1 से 10 तक प्रिंट हो गया, और आपको मैं एक नंबर देता हूँ लेट से, कि लेट n इज़ इक्वल टू 9, और ये n कुछ भी हो सकता है। तो क्या अब आप इसको कुछ ऐसे चेंज कर सकते हो कि हमारा 9 की टेबल प्रिंट हो जाए यहाँ पे, या फिर n की वैल्यू जो भी होगी उसकी वैल्यू प्रिंट हो जाए, कुछ ऐसा चेंज कर सकते हो? बताओ, 1 से 10 तक गिनती तो प्रिंट हो गई, क्या आप इस प्रोग्राम में कुछ ऐसा चेंज कर सकते हो जिसकी हेल्प से ये n की टेबल प्रिंट हो जाए बेसिकली? अभी n की वैल्यू 9 है, कभी 11 हो सकती है, 12 15 16 जितनी भी हो, एग्जैक्टली n इंटू आई। ये i की वैल्यू तो चेंज हो रही है, i की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है, पहले 1 हो रही है, 2 हो रही है, 3 हो रही है। अगर मैं i को n से मल्टीप्लाई कर दूँ, n की वैल्यू तो फिक्स ही रहेगी ना, अगर 9 है तो 9 ही तो रहेगी। तो 9 को पहले 1 से मल्टीप्लाई करेगा, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेगा, ऐसे चलेगा। क्या होगा, 9 की टेबल प्रिंट हो जाएगी। अब n की वैल्यू को 90 कर दो आप, 90 की वैल्यू 90 की टेबल प्रिंट हो जाएगी। 89 कर दो, 89 की टेबल प्रिंट हो जाएगी, क्योंकि i की वैल्यू 1 से 10 तक जा रही है, उसको मैं n से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बेसिकली। ओके, सो दिस इज लूप। क्लियर है सभी को? और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, लूप्स को हल्के में नहीं लेना है, प्रैक्टिस करनी है, इसकी प्रैक्टिस से समझ आ जाएगा। कोई डाउट किसी का? कोई डाउट किसी के मन में, कोई शंका? ठीक है, तो इसी तरीके का एक और लूप हमारे पास होता है, वाइल लूप। जैसे फॉर लूप्स होते हैं उसी तरीके से वाइल लूप्स होते हैं। अब वाइल लूप्स क्या करते हैं, देखो वाइल लूप्स हमारे कुछ ऐसा दिखाई देता है। देखो, आप लिखोगे वाइल, वाइल के अंदर आप लिख दोगे क्या, वाइल के अंदर आप लिख दोगे कंडीशन। क्या लिख दोगे वाइल के अंदर, कंडीशन। जैसे हम यहाँ पे ऐसे लिखते थे, पहले हमारा काउंटर, उसके बाद कंडीशन, फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। तो इसके अंदर कंडीशन लिख देनी है। मान लो 1 से 10 तक गिनती प्रिंट करनी है, तो क्या करेंगे, कुछ ऐसा लिख दूंगा मैं कि लेट i इज़ इक्वल टू 1। ओके, और यहाँ पे कंडीशन क्या आएगी, i लेस देन इज इक्वल टू 10, क्योंकि 1 से 10 तक काउंटिंग प्रिंट करनी है। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आपको बता देना है कि करना क्या है। तो बताता हूँ उसको कि कंसोल डॉट लॉग कर देना है आपको i। अब यहाँ पे जो इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट होता है ना, वो कहाँ पे होता है बेसिकली, इस तरीके से इसके अंदर नहीं होता, वो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा, लूप के अंदर। ठीक है, कहाँ बताना पड़ेगा, लूप के अंदर। तो काम इसका भी सेम ही रहेगा। क्या हो गया इसको, जस्ट अ सेकेंड, क्या हो गया, लेट i इज इक्वल टू 1, i लेस देन इज इक्वल टू 10, कंसोल डॉट लॉग i प्लस प्लस, कुछ गलत लिख रहा हूँ क्या? जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। तो 1 से 10 तक इसमें भी काउंटिंग हमारी प्रिंट हो गई। अब ऐसा क्यों हो रहा होगा पॉसिबली, मैं आपको बता देता हूँ। देखो, वाइल लूप भी बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। तो पहले वाइल लूप का फ्लो आप समझो, होता क्या है। पहले तो आपको एक काउंटर बनाना पड़ेगा, काउंटर इसमें इस तरीके से अलग ही बनाना पड़ेगा, इस तरीके से अंदर नहीं बना सकते हो, काउंटर इसमें अलग ही बनाना पड़ेगा आपको। मैंने लिख दिया लेट i इज इक्वल टू 1, कि 1 से काउंटिंग स्टार्ट करनी है।
और वाइल के बाद यहाँ पे लिख देनी है कंडीशन। तो पहले कंडीशन चेक होगी कि क्या 1 लेस देन इज इक्वल टू 10, हाँ होता है तो ट्रू हो गई कंडीशन। तो ट्रू हुई तो आई की वैल्यू प्रिंट होगी, कितनी प्रिंट होगी 1। अब आई की वैल्यू प्लस प्लस हो गई, मतलब 1 की जगह 2 हो गई। फिर 33 लाइन पे जाओगे, आई की वैल्यू कितनी है 2, तो क्या 2 लेस देन इज इक्वल टू 10, हाँ ट्रू। फिर अंदर आए, इस तरीके से चलता रहेगा कब तक, जब तक कि आई की वैल्यू 11 ना हो जाए बढ़ के, क्योंकि एक एक करके इंक्रीज होगी तो कभी ना कभी 11 भी होगी। तो 11 लेस देन इज इक्वल टू 10 फॉल्स, और लूप हमारा हो जाएगा बंद। तो ये है हमारा वाइल लूप। अब वाइल लूप में प्रॉब्लम क्या है, अगर आप कंडीशन नहीं दोगे, अगर आप कंडीशन नहीं दोगे तो आप यहाँ पे देखना मेरे कंसोल के अंदर क्या होगा, तांडव होगा। देखो दिख रहा है नंबर ये, तो देखो मेरा लैपटॉप हल्का सा हैंग भी हो गया था। क्यों? क्योंकि ये कंडीशन कभी फॉल्स ही नहीं हो रही है। क्यों? मैंने लिख दिया लेट आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन इज इक्वल टू 10, ठीक है, लेकिन क्या आई की वैल्यू कभी इंक्रीज़ की मैंने? कभी इंक्रीज़ ही नहीं की। आई प्लस प्लस आई माइनस माइनस कहीं लिखा ही नहीं। तो आई की वैल्यू हमेशा 1 रही, और 1 हमेशा 10 से छोटा ही होगा, तो लूप हमारा हमेशा चलता ही रह गया। तो इसलिए कभी ना कभी तो मेमोरी फिल होनी है मेरी, तो ऐसा नहीं करना है। ओके, कंडीशन यहाँ पे लिखनी ही लिखनी है। और अगर कोई साथ साथ मेरे ट्राई कर रहा है तो इन्फिनाइट लूप मत चला देना गलती से भी, लैपटॉप बंद हो सकता है। अगर बहुत अच्छा ही कोई तगड़ा पीसी है तो फिर तो अलग बात है, बट जनरली बंद हो जाते हैं लैपटॉप, या फिर हैंग हो जाते हैं, स्टक। तो दिस इज़ अवर वाइल लूप। समझ आया वाइल लूप सभी के? कोई डाउट किसी का वाइल लूप में? और फॉर कब यूज़ करना है, वाइल कब यूज़ करना भी समझाया था मैं आपको। और ये इन्फिनाइट लूप कहाँ चलाना है आपको? कॉलेज के कंप्यूटर लैब में, ठीक है। मैं तो जब भी जाता था मैं चला आता था। या फिर अपने दोस्त के लैपटॉप में चलाओ। हैंग होना तो कंफर्म है, इतनी तो मैं गारंटी दे सकता हूँ। हैंग होना कंफर्म है, बंद होना हो वो नहीं, बट हैंग ज़रूर होगा। क्योंकि ये सारा काम हो कहाँ रहा है, आपकी रैम में ही तो हो रहा है, और रैम कभी ना कभी तो फिल होनी है। इस तरीके से अगर चलता रहा तो ठीक है। तो दिस इज़ अवर वाइल लूप। अच्छा, यहाँ तक किसी का कोई डाउट है क्या? बताओ एनीवन, क्या यहाँ तक किसी का कोई डाउट है? सब कुछ क्लियर है यहाँ तक? यस और नो फटाफट सभी लोग। सिर्फ 2 लोगों का आंसर आ रहा है, बाकी लोग देखो क्लासेस सिर्फ देखो मत यार, आप लोग एक्टिव रहो क्लास में। ओके, ठीक है। तो वाइल कब यूज़ करना है, फॉर कब यूज़ करना है, ये भी कहीं ना कहीं पे यहाँ पे लिखा ही होगा। व्हेन टू यूज़ वाइल वर्सेस फॉर, यू शुड नो हाउ मेनी टाइम्स टू लूप यूज़ फॉर। अगर आपको पता है जब कि आप सर्टेन हो कि लूप 10 बार ही चलने वाला है तो यूज़ करो फॉर लूप। और अगर आपको कभी लग रहा है कि यार कितनी बार चलेगा लूप में कोई सर्टेन नहीं हो इस चीज़ के लिए, तो आप तब यूज़ करोगे वाइल लूप। ओके, अब जैसे जैसे आप इसको यूज़ करोगे ना, वैसे वैसे आपको समझ में आता रहेगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। जब आपको पता है कि लूप हाँ 10 बार चलेगा, 20 बार चलेगा, 55 बार चलेगा, तो यूज़ करो क्या, फॉर लूप। जब आप एकदम कंफर्म नहीं हो कि लूप कितनी बार चल सकता है, कि कोई आइडिया नहीं है आपको, उस केस में क्या यूज़ करना है, वाइल लूप। ओके, तो ये 2 अलग अलग तरीके के हमारे पास लूप्स होते हैं, ठीक है। एंड ये है हमारा मॉडर्न तरीका। मॉडर्न तरीके से हमें कुछ करना नहीं है। दूसरी चीज़ समझनी हमें, ब्रेक एंड कंटिन्यू। जैसे एक फॉर लूप में यहाँ पे, चलो यही जैसे लूप है हमारा, ये क्या कर रहा है, 1 से 10 तक काउंटिंग प्रिंट कर देगा इस तरीके से, 1 to 10। अगर मैं मान लो कुछ ऐसा यूज़ केस है कि सिर्फ 5 तक प्रिंट होना चाहिए, 5 के बाद नहीं चलना चाहिए लूप, लेकिन ये कंडीशन भी चेंज नहीं करनी है। क्वेश्चन क्या है कि ये कंडीशन भी चेंज नहीं करनी है, और काउंटिंग भी 1 से 5 तक होनी चाहिए ओनली। बट अभी तो क्या होगा, 1 से 10 तक जाएगी। ये कंडीशन में लिखा है लेस देन इज इक्वल टू 10, तो कंडीशन तो तब तक फॉल्स नहीं होगी ना जब तक आई की वैल्यू 10 नहीं होगी। बट मैं क्या कह रहा हूँ कि सिर्फ 5 तक प्रिंट होना चाहिए। तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम यूज़ करते हैं ब्रेक का। ब्रेक हमने कल कहाँ यूज़ किया था, स्विच के अंदर। तो ब्रेक क्या करता है ना, लूप से आपको कम्प्लीटली बाहर ले आएगा। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँगा ब्रेक, तो क्या होगा, देखो सिर्फ 1 प्रिंट होगा। क्यों, देखो यहाँ पे आओ, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आई की वैल्यू 1 है, 1 लेस देन 10 है, सही है। अंदर आ गए, कंसोल डॉट लॉग आई हो गया, मतलब 1 प्रिंट हो गया। फिर एग्जीक्यूट हो गया ब्रेक। ब्रेक मतलब लूप से बाहर आ जाओ,
ब्रेक मतलब हो गया लूप से बाहर, अब कुछ नहीं करना है, वापस नहीं जाना है, ब्रेक मतलब लूप के बाहर, लूप ख़त्म। तो अगर 5 तक प्रिंट करना है तो मैं क्या करूँगा, एक कंडीशन लगा लूँगा यहाँ पे, आगे पीछे जहाँ आपकी इच्छा है यहीं पे लगा देते हैं कि इफ़ आई इज इक्वल टू 5, कि आई की वैल्यू जब 5 हो जाएगी तो क्या कर दो, ब्रेक कर दो बस। तो क्या होगा देखो, 1 से 4 तक प्रिंट हुआ और 5 जैसी वैल्यू 5 हुई तो क्या हो गया, ब्रेक हो गया। अगर आपको 5 प्रिंट करवाना है तो पहले प्रिंट करवा लो, उसके बाद ब्रेक लिखो, ऐसे ये भी कर सकते हो आप। तो इसमें 5 प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद ब्रेक होगा। तो बेसिकली ब्रेक का काम क्या है कि इस आइट्रेशन के बाद लूप को ख़त्म कर दो। कब तक चलेगा ये लूप, जब तक आई की वैल्यू 5 नहीं होगी। देखो पहले 1 होगी, फिर 2 होगी, फिर 3 होगी, फिर 4 होगी, जैसी 5 होगी ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी कि आई इज इक्वल टू 5, हाँ ट्रू। क्या एग्जीक्यूट होगा, ब्रेक एग्जीक्यूट होगा लूप से डायरेक्ट बाहर। ठीक है, ब्रेक हमने कल स्विच में भी यूज़ किया था, समझ आया ब्रेक क्या कर रहा है। बहुत बढ़िया। तो ब्रेक क्या कर रहा है बेसिकली, जब भी वो कंडीशन ट्रू होगी आपको लूप से बाहर ले आएगा। इसी तरीके से होता है कंटिन्यू। ठीक है, अभी देखो अभी क्या हो रहा है, इसको ध्यान से देखो। अभी 1 से 5 तक प्रिंट हुआ, उसके बाद ख़त्म लूप। अब मैं ब्रेक की जगह लिख देता हूँ कंटिन्यू। कंटिन्यू लिखने पे मेरा लूप इन्फिनेटली चल रहा था, ऐसा क्यों हुआ, लेट्स सी। आई लेस इज इक्वल टू 10, कंसोल डॉट लॉग आई हुआ, आई की वैल्यू मेरी हुई 5, तो मैंने कर दिया इसको कंटिन्यू। ओह ठीक, तो आई गेस दिस इज द प्रॉब्लम। कंसोल डॉट लॉग आई कंसोल, लेट्स सी। एक दो तीन चार पाँच, हाँ अब बताओ कंटिन्यू लिखने पे क्या हुआ, और वो इन्फिनेटली क्यों चल रहा था, उसका रीज़न थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, कोड को ध्यान से देखना पड़ेगा। बट क्वेश्चन इज अभी क्या हो रहा है बताओ, इसको ध्यान से देखो। अच्छा अभी तो वैसे कुछ हो नहीं रहा है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पूरा ही प्रिंट हो रहा है। पूरा ही प्रिंट हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। लेट्स सी, आई लेस देन इज इक्वल टू 10, कंसोल डॉट लॉग आई, आई की वैल्यू होगी इंक्रीज, 6 7 8 9 10। आइट्रेशन हमारी स्किप क्यों नहीं हो रही है, लेट्स सी। मैं आपको इसको फॉर लूप में करके बताता हूँ। देखो वाइल लूप में हल्का सा टाइम लगेगा इसमें। एक चीज़ होती है ड्राई रन। ड्राई रन पता है किसी को, ड्राई रन क्या होता है, जो मैं आपको समझा रहा हूँ कि आई की वैल्यू 1 हो गई, आई की वैल्यू 2 हो गई, 3 हो गई, इस तरीके से चलता रहता है। जो मतलब आप जो पेन एंड पेपर पे करते हो, मतलब खुद से कि लूप कैसे चल रहा है, इसको बोलते हैं ड्राई रन। कि कोड कैसे चल रहा है, आप खुद से लॉजिक बना रहे हो, किसमें, कॉपी पेन में अपने माइंड में समझ रहे हो कैसे चल रहा है, उसको बोलते हैं ड्राई रन। तो अभी यहाँ पे कंटिन्यू वर्क क्यों नहीं कर रहा, उसके लिए मुझे ड्राई रन करना पड़ेगा, और ड्राई रन करने लायक हमारे पास टाइम है नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, एक फॉर लूप बना लेता हूँ। फॉर लूप मैंने बनाया, लेट आई इज इक्वल टू 1, वही सेम काम आप फॉर से भी कर सकते हो, वाइल से भी कर सकते हो, और आई प्लस प्लस। फॉर लूप का सिंटैक्स यही था, और कंसोल डॉट लॉग क्या, आई, और यहाँ पे लिख देते हैं इफ़ आई इज इक्वल टू 5 कंटिन्यू। आप कर्ली ब्रैकेट्स लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो, आपकी इच्छा है। तो अब क्या हुआ यहाँ पे, अच्छा ऊपर भी ऐसा क्यों हो रहा था, मैं आई गेस अब समझ गया हूँ। अब देखो यहाँ पे क्या चेंज लग रहा है, बताओ आपको क्या चेंज है इसमें, बताओ इस आउटपुट में कुछ लग रहा है, ध्यान से देखो इसे। हाँ 5 मिसिंग है, देखो 1 2 3 4 5 स्किप हो गया। तो कंटिन्यू क्या करता है, कंटिन्यू इस आइट्रेशन को स्किप कर देगा, जहाँ पे भी आपने कंटिन्यू लिखा वो आइट्रेशन हो जाएगा स्किप। तो मतलब इस आइट्रेशन के लिए अब इससे नीचे नहीं जाना है। जैसे ही मैंने यहाँ पे कंटिन्यू लिख दिया तो इसके नीचे का कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, कुछ भी लिख दो आप, वो सीधे अगले आइट्रेशन चला जाएगा, तो इसके नीचे का एग्जीक्यूट नहीं होगा। हाँ, अगर ब्रेक होता तो क्या करता,
लूप ही ख़त्म कर देता हूँ। तो 4 के बाद लूप ही ख़त्म हो गया। बट कंटिन्यू क्या करता है, लूप को तो कंटिन्यू रखेगा बट उस आइट्रेशन के लिए चीज़ों को स्किप कर देगा। और पहले क्या हो रहा था, पहले मैं इसको प्रिंट कर दे रहा था ऐसे, देखो तो पहले हर सारी चीज़ें प्रिंट हो जाती हैं। फिर होता है क्यों, जब आई की वैल्यू 5 होगी तो 5 पहले प्रिंट हो गया, उसके बाद मैंने कंटिन्यू किया उसको, तो उसके नीचे तो कुछ लिखा ही नहीं है, तो उस चीज़ का कोई मतलब ही नहीं बना, इसलिए इसमें प्रॉब्लम आ रही थी। और ऊपर भी यही हो रहा था आई गेस। तो अब ये आपका काम करेगा, पहले आपको कंटिन्यू करवा देना है अगर आपको ऐसा कुछ यूज़ केस है तो ब्रेक एंड कंटिन्यू ये दोनों चीज़ें समझ में आई। क्या ब्रेक एंड कंटिन्यू दोनों चीज़ें समझ में आई? अभी तो आपको लग रहा होगा मैं कितनी ही एक्स्ट्रा चीज़ें आपको पढ़ा रहा हूँ, ये तो हम कहीं यूज़ भी नहीं करने वाले, बट इन फ्यूचर आप यूज़ करोगे, फॉर श्योर यूज़ करोगे, तब आपको ध्यान में आएगा कि कभी ना कभी तो हमने पढ़ा था। और अभी तो हमने HTML को छुआ भी नहीं है, देखो आई गेस हमारा कल और यही चलेगा कंसोल वाला। उसके नेक्स्ट डे से हम करेंगे जावास्क्रिप्ट से HTML को मैनिपुलेट, उसको हम बोलते हैं डॉम मैनिपुलेशन। वो स्टार्ट करेंगे हम 1-2 क्लासेस बाद, बट उससे पहले फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए, क्योंकि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना ये AI एक प्रॉम्प्ट में कर देगा, एक प्रॉम्प्ट भी नहीं लगेगा उसे ये करने में, बट आपके फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए ना, पता तो चले कि AI कर क्या रहा है, अगर AI कर भी रहा है कुछ, तो इसलिए फंडामेंटल्स सीखने बहुत ज़रूरी है। अच्छा, यहाँ तक किसी का कोई डाउट है? फटाफट 0 और 1 में बता दो, कोई डाउट किसी का? क्या यहाँ तक किसी का कोई डाउट है? फटाफट सभी लोगों के पास 28 लोग हैं इसमें, सिर्फ 7-8 लोग का आंसर आया। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक इज़ फंक्शंस। तो फंक्शंस बेसिकली क्या होते हैं, आपने बाकी लैंग्वेजेस में भी देखा होगा फंक्शंस के बारे में, अगर नहीं देखा है तो आपको बता देता हूँ। अब मान लो आपको क्या करना है, आपका कुछ ऐसा टास्क है कि आपको क्या करना है, यूज़र को ग्रेट करना है। ग्रेट मतलब कुछ ऐसे कि आपको यूज़र का नेम मिलेगा, लेट यूज़र नेम, कुछ भी हो सकता है यूज़र का नेम, जैसे शुभम हो गया यूज़र नेम। तो आपको कुछ ऐसा आउटपुट देना है कि कंसोल डॉट लॉग हे शुभम, या फिर जो भी नाम है। और अगर आपको वेरिएबल प्रिंट करवाना है ना स्ट्रिंग के साथ, तो आप ऐसा कर सकते हो, ये कॉमा लगाया, यहाँ पे यूज़र नेम लिख दिया, तो इससे क्या होगा, ये हे भी प्रिंट होगा, हे के साथ साथ ये यूज़र नेम भी प्रिंट होगा, लेकिन बीच में कॉमा लगाना पड़ेगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं कंसोल की, तो यहाँ पे लिख के आ जाएगा हे शुभम, या फिर जो भी इसकी वैल्यू है वो यहाँ पे आ जाएगा हमारा। अब मान लो ये यूज़र नेम हो जाता है हमारा कुछ और, उसके लिए मुझे फिर से कंसोल डॉट लॉग लिखना पड़ेगा। तो ये क्या है, एक प्रॉब्लम है। जैसे मान लो अब यूज़र नेम मेरा क्या हो गया, चेंज हो गया, तो पहले तो मुझे यूज़र नेम के लिए वेरिएबल दूसरा बनाना पड़ेगा, है ना, कि लेट यूज़र नेम 1 इज़ इक्वल टू मोहित, इस तरीके से। फिर उसके बाद, और इसमें भी प्रॉब्लम होगी अभी, वही हम उसी प्रॉब्लम में फंस गए कि हे शुभम हे मोहित। अब इस तरीके से मेरे पास 100 यूज़र्स आ गए, तो हर आदमी के लिए मेरे को अलग अलग करके इस तरीके से बनाना पड़ेगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं फंक्शंस। कौन सॉल्व करता है? फंक्शंस। फंक्शंस क्या होते हैं ना, कुछ लाइंस ऑफ कोड होते हैं जो कि किसी टास्क को कराने में आपकी हेल्प करते हैं। अब मैंने क्या कहा अभी कुछ समझ नहीं आया होगा आपके। कुछ ऐसी लाइंस ऑफ कोड जिनका कुछ स्पेसिफिक काम होता है और वो बार बार उसी काम को करते हैं, बस कैसे करते हैं अभी आपको समझ में आ जाएगा। मैंने एक फंक्शन बनाया है। फंक्शन कैसे बनता है? सबसे पहले लिखना है फंक्शन, देन उसके बाद फंक्शन का नाम, कुछ भी हो सकता है फंक्शन का नाम, मैंने लिख दिया ग्रीट। उसके बाद पैरेंथेसिस, ये इंपॉर्टेंट है। फंक्शन लिखना है, उसके बाद फंक्शन का नाम, कुछ भी हो सकता है, उसके बाद पैरेंथेसिस, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स, बस इतना सा। उसके बाद फंक्शन के अंदर जो भी करवाना है आपको, तो मैंने लिख दिया जैसे कंसोल डॉट लॉग हे देयर। अब क्या होगा, जनरली आपने अभी तक जितना भी कोड देखा उसमें क्या होता है, कंसोल डॉट लॉग के अंदर आप जो भी लिखते हो वो प्रिंट हो जाता है, जितना भी हमने अभी तक देखा। बट अभी आप देखोगे कि इस कंसोल डॉट लॉग का आउटपुट यहाँ पे आपको कहीं पे भी नहीं दिखाई देगा। लिखा तो मैंने कंसोल डॉट लॉग लिखा है, बट यहाँ पे इसका आउटपुट नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि मैंने इसको फंक्शन के अंदर लिखा है और फंक्शन खुद से एग्जीक्यूट नहीं होता है। भले ही ये लाइन आपकी रन होंगी बट ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। एग्जीक्यूट कब होगा?
इसको कॉल करना पड़ता है। किसे कॉल करना पड़ता है? फंक्शन को। कैसे कॉल करते हैं? फंक्शन का नाम लिख दो बस। क्या नाम दिया था फंक्शन को? ग्रीट। ग्रीट नाम दिया था। उसके बाद बस ये लगा दो कर्ली ब्रैकेट्स, सॉरी पैरेंथेसिस, राउंड ब्रैकेट्स। बस इस तरीके से इसको हम बोलते हैं कॉलिंग अ फंक्शन। और इन 3 लाइन्स को हम क्या बोलते हैं? डिक्लेयरिंग अ फंक्शन, इनिशियलाइजिंग अ फंक्शन, कुछ भी कह सकते हो, जो भी आपकी इच्छा है। इस तरीके से आपको इसको कॉल करना पड़ेगा। कॉल करने के बाद क्या होगा? जो भी आपने इसके अंदर लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। जो भी फंक्शन के अंदर आपने लिखा है डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब आपको लग रहा होगा कि यार इसका क्या फ़ायदा हुआ। अब मैं ये चीज़ 10 बार लिख देता हूँ, ठीक है, 10 बार भी जितनी बार भी लिखा है, तो देखो मेरी एक सिंगल कॉल से, सिंगल कॉल, देखो सिर्फ एक बार मेरे को कॉल करना है, ये मुझे बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। सिर्फ एक सिंगल कॉल करूँगा और वो अगेन एग्जीक्यूट हो जाएंगी, वो सेम लाइन्स। बट इसका एक्चुअल यूज़ केस ये नहीं है। फंक्शन समझ में आया, डिक्लेयर कैसे करना है और कॉल कैसे करना है। अब मैं इस फंक्शन को कुछ भी काम दे सकता हूँ और बस एक बार उसको कॉल करूँगा, वो अपना काम परफॉर्म कर देगा। ठीक है, अब देखो जो हमने अभी प्रॉब्लम देखी थी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसकी अब जो प्रॉब्लम क्या थी कि यूज़र को आपको ग्रेड करना है, बट ग्रेड करने के लिए पहले तो मुझे मल्टीपल वेरिएबल्स बनाने पड़ रहे हैं, उसके बाद मल्टीपल कंसोल डॉट लॉग्स यूज़ करने पड़ रहे हैं, तो एक प्रॉब्लम है। तो देखो फंक्शन के अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है पैरामीटर्स का। किसका कॉन्सेप्ट होता है? पैरामीटर्स का। कि आप फंक्शन को वैल्यूज़ पास कर सकते हो, फंक्शन को वैल्यूज़ पास कर सकते हो। मान लो आपके पास क्या है, एक यूज़र नेम है, इस तरीके से इस वैल्यू का आप फंक्शन को पास कर सकते हो। कैसे पास कर सकते हो? क्योंकि ये वैल्यू अभी फंक्शन के पास नहीं है, इसको आप फंक्शन को पास कर सकते हो। कैसे? यूजिंग पैरामीटर्स। पैरामीटर्स क्या होते हैं? जो आपने यहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स लगाए हैं, इसके अंदर आप लिख दो कुछ भी नाम जो आप रिसीव करना चाह रहे हो वैल्यू। तो जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि यूज़र नेम, तो ये यूज़र नेम क्या हो गया मेरा यहाँ पे? पैरामीटर हो गया। क्या हो गया? पैरामीटर। इसका क्या मतलब बना कि अब जब भी आप इस फंक्शन को कॉल करोगे, ध्यान से सुनना मेरी बात, जब भी इस फंक्शन को कॉल करोगे तो आप इसको एक वैल्यू भेजोगे, इसको आप क्या करोगे? एक वैल्यू सेंड करोगे। तो जो भी आप वैल्यू सेंड करोगे वो कहाँ स्टोर होगी? इस यूज़र नेम के अंदर। किसके अंदर स्टोर होगी? इस यूज़र नेम के अंदर। कब सेंड करनी है? जब भी कॉल करोगे। ये यूज़र नेम और ये यूज़र नेम अलग अलग है, ठीक है, या फिर इसको मैं कंफ्यूजिंग ना करने के लिए सिर्फ नेम ही कर देता हूँ। तो अब जब भी ये फंक्शन कॉल होगा, जब भी ये फंक्शन ग्रीट फंक्शन कॉल होगा, आपको इसे एक वैल्यू सेंड करनी है और वो वैल्यू कहाँ स्टोर होगी? नेम के अंदर। अब देखते हैं, अभी मैंने कोई वैल्यू इसको सेंड नहीं की, देखो कॉल किया बट वैल्यू सेंड नहीं की। कैसे करते हैं सेंड? अभी समझेंगे, थोड़ा सा वेट करो। तो यहाँ पे प्रिंट हो गया अनडिफाइंड। अनडिफाइंड क्यों प्रिंट हुआ? क्योंकि कंसोल डॉट लॉग मैंने नेम लिखा बट नेम के अंदर कोई वैल्यू तो सेंड ही नहीं की। तो कैसे सेंड करते हैं? ये जो आपने यहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स लगाए ना, इसके अंदर जो भी पास करना है वो भेज दो। जैसे मुझे यूज़र नेम पास करना है तो यहाँ पर लिख दो यूज़र नेम। तो जो भी इस यूज़र नेम की वैल्यू है, इस यूज़र नेम के अंदर क्या लिखा है मैंने? मोहित लिखा है। तो ये वैल्यू पास हो जाएगी कहाँ? यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर। और कहाँ स्टोर होगी? नेम के अंदर। अब यहाँ पे क्या प्रिंट होगा? कंसोल डॉट लॉग नेम में मोहित प्रिंट होगा। तो है ना अच्छी चीज़। देखो अब मैं बस यहाँ पे इतना लिख देता हूँ कि हे कॉमा लगा के नेम। अब जो भी आप यहाँ पे वैल्यू सेंड करोगे वो प्रिंट हो जाएगा, हे मोहित। इस तरीके से क्या किया मैंने? वैल्यू को सेंड किया यहाँ से। अगर आपको ऐसे सेंड नहीं करना है मान लो, तो डायरेक्ट ऐसे सेंड कर दो मोहित। डायरेक्ट स्ट्रिंग भी सेंड कर सकते हो, वेरिएबल के वाया सेंड करो, कैसी सेंड करो, आपकी इच्छा है, कुछ भी सेंड कर सकते हो। तो हे मोहित हो गया। अब कोई और है मान लो, फिर से मैं ग्रीट फंक्शन लिखूंगा, बस एक नाम सेंड करना है मेरे को, बाकी काम मेरा फंक्शन कर देगा। कि किसे ग्रीट करना है? शुभम को ग्रीट करना है। तो क्या प्रिंट हो जाएगा? हे शुभम। तो ये समझ में आया यहाँ पे क्या हो रहा है? मैं रिपीट करूँगा बट क्या एक हाई लेवल पे समझ में आया क्या हो रहा है? और ये जो वैल्यू रिसीव करने वाली चीज़ मैं कह रहा हूँ ना, इसको बोलते हैं पैरामीटर। नेम यहाँ पे क्या है? पैरामीटर है। नेम इज़ अ पैरामीटर है, इसको क्या बोलते हैं? पैरामीटर। और जो वैल्यू आप यहाँ से सेंड कर रहे हो इसको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? आर्ग्यूमेंट। ग्रेट। और कितने ही आप पैरामीटर्स सेंड कर सकते हो, रिसीव कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नेम, कॉमा लगा के मान लो एक और चाहिए मेरे को, जैसे डिग्री। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया मैंने डिग्री। अब आप क्या करोगे? दो वैल्यू सेंड करोगे, नेम और डिग्री। और इसी के साथ साथ मैं इसके कॉमा लगा के जस्ट डिग्री लिख देता हूँ। और कितनी भी चीज़ें आप प्रिंट कर सकते हो कंसोल डॉट लॉग के अंदर, कॉमा कॉमा लगाते रहो बस। ओके, अब मैं दो चीज़ें सेंड करूँगा।
मोहित तो सेंड कर दिया, फिर इसी के जस्ट बगल में कॉमा लगा के आप डिग्री भी सेंड कर सकता हूँ। मान लो मैंने लिख दिया बी टेक, और यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया एम टेक, इस तरीके से। तो क्या होगा, नेम के अंदर पास होगा मोहित, डिग्री के अंदर पास होगा बी टेक, और इस बंदे के लिए अलग से ये फंक्शन कॉल होगा, इस बंदे के लिए ये फंक्शन अलग से कॉल होगा, ठीक है। भले ही ये हमारा नेम और डिग्री रहा, बट फर्स्ट वाले केस में हमारे नेम और डिग्री अलग रहेगा, सेकंड लाइन में हमारा नेम और डिग्री अलग रहेगा। तो देखो अब क्या होगा, हे मोहित बी टेक, हे शुभम एम टेक, इस तरीके से। तो कितने ही पैरामीटर हो सकते हैं। समझ आया या फिर नहीं आया बताओ। कोई डाउट किसी का? और फंक्शंस बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा। ठीक है चलो, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। क्या आप एक ऐसा फंक्शन बना सकते हो जो कि दो वैल्यूज़ रिसीव करता हो, दो नंबर्स रिसीव करता हो और उनका सम प्रिंट कर दे? कि मैंने 5 और 3 अगर सेंड किया उसको तो वो 8 प्रिंट कर दे, उन दोनों को मतलब ऐड करके प्रिंट कर दे। कर सकते हो या फिर नहीं कर सकते हो? येस और नो बताना है, येस और नो। हाँ, 1 और 0 नहीं, येस और नो, वाई येस एंड नो। बताओ कौन कौन ऐसा फंक्शन बना सकते हैं जो क्या करता हो, दो वैल्यूज़ रिसीव करता हो और आंसर प्रिंट कर दे उनका सम करके। येस और नो में बताना, ठीक है, येस एंड नो लिख के, एक्चुअल में 1 0 लिखना है, येस एंड नो बताना। यस ओके। तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि जो अप्रोच मैं लेने वाला हूँ वही अप्रोच आप भी लेने वाले हो। मैं क्या करता हूँ इस केस में, अगर मुझे ऐसा कुछ करना है और मैं अगर इन लाइन्स को कमेंट भी कर दूँ ना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अब कुछ प्रिंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि फंक्शन कभी कॉल ही नहीं हुआ, फंक्शन तभी एग्जीक्यूट होगा जब कॉल होगा। तो एक फंक्शन बना लेता हूँ मैं, फंक्शन, और फंक्शन का नाम लेट से सम लिख देते हैं, कुछ भी हो सकता है फंक्शन का नाम, और यहाँ पे ब्रैकेट्स। मैंने कहा था दो वैल्यूज़ आएंगी, तो मैं लिख देता हूँ n1, n2 कि दो नंबर सेंड करोगे। और मैं क्या कर दूँगा, कंसोल डॉट लॉग में n1 + n2, यही तो करते हैं आप भी। और इसको मैं कॉल कर देता नीचे। कॉल कैसे करता है, इस तरीके से कि सम और दो नंबर सेंड कर दो कि 3, 5, बस इतना ही तो करना है, 8 प्रिंट हो गया। ऐसे ही करते सभी लोग, किसी की कोई और अप्रोच थी? ऐसे ही करने थे सब, ऐसे ही करने वाले थे सभी लोग, जैसे मैंने किया कि सम नाम का फंक्शन बनाया, दो पैरामीटर्स बनाए और उन दो पैरामीटर्स को ऐड कर दिया। अब किसी के लिए भी आप इसको कॉल कर दो, सम 7899 प्लस दिस नंबर। फंक्शन बस एक बार मेरे को लिखना पड़ा, अब मैं उसको बस यूज़ करता रहूँगा। एग्जैक्टली हाँ, ऐसे ही तो किया मैंने भी। देखो यहाँ पे नॉट अ नंबर क्यों आ गया? आई गेस नंबर बहुत बड़ा हो गया। क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे? नॉट अ नंबर, 5 + 734, 5 + 734 में क्या प्रॉब्लम है इसको? जस्ट अ सेकेंड। n1 + n2, ओह सॉरी, यहाँ पे मैंने क्या किया आपने देखा होगा, तो मैंने बीच में प्लस लिख दिया, यहाँ पे मुझे कॉमा लगाना था क्योंकि प्लस तो ऊपर करना है ना, यहाँ प्लस थोड़ी करना है। तो नंबर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अब इन दोनों को ऐड करके आपको बता देगा, बस फंक्शन एक बार लिखना है। तो अगर अब आप ध्यान से देखोगे अपने आसपास चीज़ों को तो कुछ ना कुछ फंक्शन ही तो है उनका। जैसे मेरे बगल में एक एक्सटेंशन पड़ा हुआ है, एक्सटेंशन बोर्ड, इसका क्या फंक्शन है? ये क्या करता है, एक स्विच बोर्ड से मल्टीपल चार्जिंग पॉइंट्स बना सकता है, ये एक फंक्शन है। आपके पास लैपटॉप है, लैपटॉप के अंदर स्क्रीन है, स्क्रीन का क्या फंक्शन है? तो हर चीज़ क्या है, एक फंक्शन ही तो है। तो ऐसे समझो चीज़ों को, रियल लाइफ से रिलेट करके देखो, तो हर चीज़ क्या है, एक फंक्शन ही है। ओके, अब क्या है हमारा नेक्स्ट इज़, एक चीज़ होता है रिटर्न, कि वैल्यूज़ को रिटर्न करना। अब रिटर्न करना क्या होता है, देखो अभी तो जैसे मैंने इसके अंदर डायरेक्टली कंसोल डॉट लॉग कर दिया, आप ऐसा भी कर सकते हो कि ये फंक्शन कुछ रिटर्न करता है भाई, कि a+b रिटर्न करता है, या फिर n1 + n2 रिटर्न करता है। ऐसे समझ नहीं आ रहा तो ऐसे कर लो कि लेट आंसर इज इक्वल टू n1 + n2। आंसर मैंने स्टोर कर लिया n1 + n2 का इस आंसर वेरिएबल के अंदर, और आंसर को रिटर्न कर दिया। अब ये प्रिंट नहीं करेगा कुछ भी, देखो अगर यहाँ जाओगे प्रिंट नहीं करेगा कुछ भी। क्यों? कंसोल डॉट लॉग कहीं से कहीं तक लिखा ही नहीं है, तो कहाँ से प्रिंट करेगा? बल्कि क्या करता है, रिटर्न कर देता है वैल्यू को, कि इन दोनों को ऐड किया और आंसर को रिटर्न कर दिया। रिटर्न मतलब अब
ये कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा है आपको, ठीक है। तो इस वैल्यू अगर ये रिटर्न कर रहा है तो कहीं स्टोर करना पड़ेगा, कहाँ स्टोर करोगे, वेरिएबल में। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट रिजल्ट 1। तो रिजल्ट 1 के अंदर ये फंक्शन जब कॉल होगा कोई वैल्यू रिटर्न होगी, कौन वैल्यू रिटर्न होगी, इन दोनों का सम रिटर्न होगा। अब रिजल्ट 1 को आप प्रिंट कर दो console.log res 1। बेसिकली वो एक वैल्यू रिटर्न कर रहा है, मैं उसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रहा हूँ, उस वेरिएबल का नाम क्या है, res 1। तो अब res 1 हमारा प्रिंट हो जाएगा। तो ये भी एक तरीका है रिटर्न करना। सेम चीज़ यहाँ पे होगी, या फिर ऐसा भी कर सकते हो कि console.log डायरेक्ट प्रिंट कर दो। इतना झंझट से अच्छा डायरेक्ट ही प्रिंट कर दो, जो भी इसकी वैल्यू आएगी बस प्रिंट कर दो डायरेक्ट। ऐसे या तो स्टोर करके फिर प्रिंट करो, या फिर ऐसे भी कर सकते हो। अगर इतना नहीं करना है, इसको और शॉर्ट कर सकते हो आप। कैसे, अलग से वेरिएबल बनाओ ही मत, ऐसा कर दो कि डायरेक्ट n1 + n2 को रिटर्न कर दो। यही तो कर रहे हैं, एक वेरिएबल में स्टोर करके उस वेरिएबल को रिटर्न कर रहा हूँ मैं कह रहा हूँ डायरेक्ट रिटर्न कर दो, बात तो एक ही है। क्लियर यहाँ तक सारी चीज़ें, कोई डाउट, क्लियर, यस और नो? फंक्शन ही है सब कुछ, देखो फंक्शन ही होता है सब कुछ जावास्क्रिप्ट के अंदर या फिर किसी भी लैंग्वेज के अंदर। पैरामीटर वर्सेस आर्गुमेंट, नेम इज़ द पैरामीटर जो मैंने आपको बताया, मोहित इज़ द आर्गुमेंट। जो वैल्यू आप सेंड कर रहे हो वो आर्गुमेंट है, जो रिसीव कर रहे हो वो पैरामीटर है। रिटर्न सेंड्स द वैल्यू बैक, ओके। वंस द रिटर्न रन्स फंक्शन स्टॉप्स। अगर एक बार रिटर्न रन हो गया उसके बाद कुछ नहीं कर सकते आप, इसके बाद कुछ भी लिख दो आप console.log हे, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। देखो वैसे ही ग्रे आउट हो गया हो क्योंकि मैंने ऊपर रिटर्न लिख दिया, रिटर्न के बाद फंक्शन से बाहर आ जाओगे आप, इसके नीचे का एग्जीक्यूट नहीं होता, ये भी ध्यान देना है। फाइन। अब एक कॉन्सेप्ट होता है एरो फंक्शंस का, होते फंक्शन ही है बस एरो फंक्शन होते हैं। अब ये कैसा होता है, ये कुछ होता है ऐसा, मतलब फंक्शन ही है, लिखने का तरीका अलग कर दिया उन्होंने। ये थोड़ा बाद में आए थे, नॉर्मल फंक्शंस तो बहुत पहले आ गए थे, ये थोड़ा सा बाद में आए थे। कौन, एरो फंक्शंस, ओके। फंक्शन एक्सप्रेशन ये भी जरूरी है, बट उससे पहले मैं आपको एरो फंक्शन समझा देता हूँ। एरो फंक्शन बेसिकली आप एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हो फंक्शन को, इस फंक्शन को एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हो। ये क्या कह दिया मैंने, ये मैंने क्या कह दिया, मैंने एक फंक्शन बनाया कॉन्स्ट मल नाम का, एक मैंने फंक्शन बनाया। पहले हम कैसे कर रहे थे, फंक्शन लिख रहे थे, बट अब क्या करना है, अब ऐसे बनेगा फंक्शन। देखो दिख रहा है आपको, ऐसे जैसे आप बनाते हो पहले नॉर्मल वेरिएबल, वैसे एक वेरिएबल बनाओ, फिर इज इक्वल टू लगा के पैरेंथेसिस लगाओ, फिर एरो बनाओ। एक एरो कैसे बनेगा, इज इक्वल टू और ग्रेटर देन वाला साइन, ये एरो बन गया। उसके बाद इसके अंदर फंक्शन का काम लिखो, इसको हम बोलते हैं एरो फंक्शन। एरो फंक्शन क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक एरो सा दिख रहा होगा आपको, इसलिए इसको बोलते हैं एरो फंक्शन। अब बस बाकी जैसे आप नॉर्मल काम करते हो वही करते रहो यहाँ पे। हे देयर, डिफरेंस क्या है, एक वेरिएबल के अंदर स्टोर्ड है और थोड़ा सा लिखने में कन्वीनियंट है, फंक्शन नहीं लिखना पड़ा मुझे यहाँ पे, और कॉल वैसे ही करना है, जो भी वेरिएबल का नाम है तो यहाँ पे लिख दो, ऐसे ही कॉल होगा आई गेस। तो इस तरीके से आप इसको कॉल कर सकते हो, ठीक हो गया। देखो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा हे देयर, बस लिखने का तरीका अलग है। यहाँ पे फंक्शन लिखना पड़ता था, यहाँ पे वेरिएबल के अंदर लिख रहे हो। लेट के अंदर भी रख सकते हैं आई गेस, लेट के अंदर भी लिख सकते हो, कॉन्स्ट के अंदर भी लिख सकते हो, जैसे आपकी इच्छा है। बस इज इक्वल टू पैरेंथेसिस फिर एरो, ऐसे। अगर इसमें आपको पैरामीटर्स लगाने हैं तो पैरामीटर्स यहाँ लगाओगे आप कि नेम, और यहाँ पे लगा दो कॉमा लगा के नेम, और यहाँ से सेंड कर दो वैल्यू कि मोहित, तो हे देयर मोहित। बस वही है, थोड़ा सा क्या है डिफरेंस, क्या है कि एक वेरिएबल के अंदर स्टोर्ड है अब हमारा फंक्शन, बट एक्चुअल में वेरिएबल भी नहीं है एक फंक्शन। कैसा फंक्शन है, एरो फंक्शन है। इसको हम बोलते हैं, मतलब सिंटैक्स है थोड़ा सा डिफरेंस। क्या है, सिंटैक्स थोड़ा सा डिफरेंट है। सिंटैक्स इज लिटिल डिफरेंट, राइट। तो एरो फंक्शन सभी को समझ में आया कि एरो फंक्शन क्या है। थोड़े बहुत जब आप एरो फंक्शन बनाओगे एक दो तब समझ में आएगा। और एरो फंक्शन इंपॉर्टेंट है, जब हम रिएक्ट पढ़ेंगे तो रिएक्ट में एरो फंक्शन ही दिखाई देंगे आपको चारों तरफ। सो दिस इज इम्पोर्टेंट। नो कर्ली ब्रैकेट्स, ये क्या है, लाइव बिल्ड। ठीक है, एक चीज़ मैं कुछ चेक करना चाह रहा हूँ यहाँ पे, जस्ट अ सेकेंड, उसके बाद आपको भी समझाता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ।
3,4 एंड जस्ट अ सेकेंड, तो यहाँ पे कुछ नहीं हुआ एंड ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे रिटर्न लिख दूँगा तो तब तो मेरा काम बन जाएगा। अच्छा अच्छा, एक सेकंड क्योंकि मैंने कंसोल डॉट लॉग नहीं किया। मैं ये चेक कर रहा हूँ कि मुझे यहाँ पे रिटर्न लिखने की ज़रूरत है या फिर नहीं है। रिटर्न लिखने की ज़रूरत है। अगर मैं यहाँ पे रिटर्न लिखूँगा जैसे मैंने पहले लिखा था तो दैट वुड वर्क इस तरीके से। और आई गेस अगर मैं ऐसा करूँ यहाँ पे a+b, तब मुझे रिटर्न लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखो, अगर आप बिना कर्ली ब्रैकेट्स के फंक्शन को लिख देते हो तो यहाँ पे आपको रिटर्न लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जैसे ही मैं कर्ली ब्रैकेट लगाऊंगा फिर मुझे रिटर्न लिखने की ज़रूरत है। देखो, अब यहाँ पे आंसर प्रिंट नहीं होगा, बट कर्ली ब्रैकेट्स हटा दो एक बार, फिर आंसर डायरेक्टली प्रिंट हो जाएगा, 7 हो जाएगा, राइट। तो ये हैं एरो फंक्शन, जिसके कुछ फीचर्स हैं वो मैं आपको समझा रहा था। तो एरो फंक्शंस क्लियर हैं सभी को, येस और नो, या फिर सारी चीज़ें क्लियर हैं? कोई डाउट? कोई डाउट? येस और नो? एनी डाउट्स?